नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। केंद्र सरकार ने आखिरकार अपना चुनावी दांव चल दिया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण में 10% का कोटा तय करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगी है। ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार को केंद्र सरकार इसको संसद में पारित करने के लिए पेश करेगी। असल में आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का ये दांव कितना चलेगा ये तो चुनाव के बाद ही मालूम चल पाएगा, लेकिन भाजपा ने चुनावी दांव चल सभी दलों को सख्ते में ला दिया है। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। सरकार इस आरक्षण को लागू करने के लिए मंगलवार को संसद में संशोधक विधेयक पेश करेगी। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी। यह आरक्षण नौकरियों और शिक्षा में मिलेगा। अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार कर सकती है लागू। आगामी बजट सत्र में कराना होगा पास। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अब सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाएगा। बता दें कि 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण खासा नाराज बताया जा रहा था। ऐसे में सरकार के इस फैसले का लाभ किस किस को मिलेगा, आइए आपको बताते हैं। जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो, जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन हो, जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो, जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो, जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर अधिसूचित जमीन हो, जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जातियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी। ये आरक्षण नौकरियों और शिक्षा में मिलेगा। मोदी कैबिनेट ने आरक्षण 50% से बढ़ाकर 60% करने का फैसला लिया है। इसके बाद सरकार को संविधान में संशोधन कर कोटा बढ़ाना होगा। मंगलवार को संसद का शीत सत्र खत्म हो रहा है। ऐसे में सरकार अध्यादेश के जरिए इसे लागू करेगी। इसके बाद आगामी बजट सत्र में इसे पास कराना होगा। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इसे पास कराए बिना ये संभव नहीं होगा और अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार का ये फैसला काफी अच्छा है। इससे समाज के एक बड़े तबके को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सवर्णों में भी कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ओबीसी को आरक्षण जो है वो क्रिमिनल की पद्धत लगाकर दिया है। उसी तरह मुझे लगता है कि इनके आरक्षण को धक्का ना लगाकर अगर आरक्षण का दायरा 70 या 70% बढ़ाने का कानून अगर हो जाता है तो फिर कोर्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। अभी मोदी जी के सामने 2 बार इस प्रस्ताव को रखा है और सभी पार्टी को मेरा आह्वान यह है कि भाई इसी तरह का कानून बनाने के लिए सरकार को सहयोग करें। बता दें कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान है ही नहीं। आरक्षण शैक्षणिक और सामाजिक रूप से दिया जाता है। पूरे देश में सिर्फ तमिलनाडु ही ऐसा राज्य है जिसमें 50% से ज्यादा आरक्षण देने का प्रावधान है। राज्य में 68% आबादी ओबीसी है, लिहाजा संसद ने इसे अनुसूची 9 में डलवा दिया, जो अदालत के विचाराधीन नहीं आता। इससे पहले कांग्रेस और एनसीपी सरकार ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी थी,
जिस पर बाद में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। क्या है फैसले का मतलब? इसमें सामान्य कैटेगरी के तहत आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलेगा। अब तक रिजर्वेशन सिर्फ SC, ST और OBC वर्ग को ही मिलता है। मोदी सरकार का यह फैसला 2019 के लोकसभा चुनावों में उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में मिली भाजपा की हार की एक वजह SC, ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों की नाराजगी भी बताई जा रही है। समझा जाता है कि सरकार आरक्षण का मरहम लगाकर गरीब सवर्णों को अपने पाले में करने का दांव खेल रही है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि सवर्णों के आरक्षण को लेकर CM अशोक गहलोत ने क्या कहा है। पूरे देश के अंदर पहली सरकार हमारी थी 98 के अंदर, जिसने 14% आरक्षण दिया था EBC को, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको देने का प्रस्ताव कैबिनेट का मेरे वक्त में था, जब मैं मुख्यमंत्री था 98 से 2003 तक। फिर हम लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने रिक्वेस्ट पत्र भेजा कि आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि 14% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिले। तब से शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद में सरकार बदली भी है, परंतु अब जाके जो 10% किया है, मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रस्ताव था 14% का, वो बिल्कुल मौजूद था और यहाँ की पिछली गवर्नमेंट ने 14% का आरक्षण का बिल पास कर रखा है। आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। अब भी मैं चाहूँगा कि उनको 10 नहीं 14% की जो मांग थी उसके आधार पर फैसला करना चाहिए, संविधान में संशोधन करना चाहिए, तत्काल आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी पुरानी मांग है, 20 साल पुरानी मांग थी राजस्थान कांग्रेस सरकार की। ये मेरा। तो अब सवर्णों को आरक्षण देकर बीजेपी सरकार ने एक बड़ा दांव चल दिया है, जो सभी दलों को सख्ते में डाल गया है। अब ऐसे में विचार हो रहा है कि आखिर ये फैसला लागू कैसे होगा। हर कोई सोच रहा है धरातल पर कैसे उतरेगा। इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन अग्रवाल। नितिन जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और बीजेपी प्रवक्ता शिवचंद साहू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवचंद जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। इसी के साथ फोन लाइन पर राजीव गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं। राजीव जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद जी। राजीव जी, सबसे पहले सवाल आपसे, जो आरक्षण की आग एक बार फिर भड़क उठी है, अब जो आग भड़की थी उसको ठंडा करने की कोशिश की गई है। जो सवर्ण नाराज थे उसको उस पर मरहम लगाने की प्रधानमंत्री की यह कोशिश है, लेकिन ये धरातल पर कितनी उतरने वाली है, किस तरह से ये उतरेगी, क्या कुछ रास्ता है इसके लिए? नहीं, ये तो एक सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता है जी, जिसको हासिल करने की कोशिश भाजपा कर रही है जी। क्योंकि भाजपा को आगामी चुनावों में अपनी हार साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन ये जो निर्णय है जी, ये निर्णय हमारे सामने कुछ स्थितियों को उत्पन्न करता है कि जो आरक्षण का सवाल है वह आरक्षण का सवाल था सामाजिक पिछड़ेपन को लेकर के और शैक्षणिक पिछड़ेपन को लेकर के। जी, ये जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ सवर्ण है, ये ना तो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और बिल्कुल, ना ही शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। आपने इस प्रकार के आरक्षण का एक ये तरीका अपना करके हिंदुत्ववादी ताकतों के हाथों को और मजबूत करने की कोशिश की है, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर का सवाल ला रहे हैं आप राजीव जी, यानी कि आप मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक चुनावी शगुफा है। ये सिर्फ चुनावी शगुफा है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा ये नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद इन लोकसभा चुनावों तक शायद संभव भी नहीं है। नहीं हो पाएगा लोकसभा चुनावों तक। जी, शिवचंद साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवचंद जी, बीजेपी ने ये तो कैबिनेट में फैसला ले लिया कि सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। मैं राजीव गुप्ता जी के वर्डिक्ट से ना इत्तेफाकी रखता हूं। जी जी शिवचंद जी, आज जिस तरीके की परिस्थितियां हैं
और जिस तरीके से देश के लोगों के पिछड़ापन है, उस सारी परिस्थिति को देखते हुए भाजपा का तो पहले से ये नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास। जी शिवचंद तो जी, सबका आपको साथ रोकना सबका चाहूंगा। विकास तो जब ही होगा जब शिवचंद जी, सारे लोगों को सरकार जी एक मिनट रोकने चाहूंगा आपको। हमारे साथ रामनारायण यादव जी भी जुड़ गए हैं, जो संसदीय मामलों के जानकार हैं। रामनारायण यादव जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद जी। जी शिवचंद जी कहिए। ये तो जो लोगों की पुरानी मांग थी, हमने समीक्षा कराई, क्वांटिफाइड डेटा कलेक्ट कराए, और उसमें ऐसी बात आई कि कुछ लोग गरीब हैं और उनको जाति के नाम पर जो है और जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, शिक्षा में नहीं मिल रही है, उनको भी विकास होना चाहिए। तो उनको समांतर दर्जा देने के लिए हमने ये निर्णय लिया है, और ये कैबिनेट का निर्णय सराहनीय है। मैं सबसे पहले तो मोदी जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय गरीब लोगों के लिए लिया। देश में गरीब की कोई जाति नहीं होती है, ठीक है। भूख जो है हर व्यक्ति को लगती है, अच्छी शिक्षा हर व्यक्ति को चाहिए। ठीक है शिवचंद जी, अभी फैसला लिया गया है, लेकिन ये कब और कैसे लागू हो पाएगा, धरातल पर कितने वक्त में उतर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। रामनारायण यादव के पास आता हूं मैं। रामनारायण जी, मोदी सरकार ने कैबिनेट में फैसला तो ले लिया कि सवर्णों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये इन लोकसभा चुनावों से पहले संभव है, या सिर्फ एक ये चुनावी शगुफा बनकर रह जाएगा, या अच्छे दिनों की शुरुआत है, या जो 3 राज्यों में अभी बीजेपी की हार हुई है उसमें जो कहा जा रहा था कि सवर्ण नाराज हैं, उस पर मरहम लगाने की कोशिश है, और जो संविधान की चुनौतियां आएंगी उसको कैसे पूरी कर पाएगी सरकार? देखिए भानु जी, आपने इसमें कई क्वेश्चन पूछे हैं जी, लेकिन मैं विशेषकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में है उसी बारे में बता सकता हूँ। जी। रिजर्वेशन 2 ग्राउंड पे दी जाती हैं, एक तो रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विस, और दूसरा एजुकेशनल के बेस पर। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसले दिए हुए हैं कि रिजर्वेशन सिर्फ वहां पर मिलेंगी जहां पर उस कास्ट को रिप्रेजेंटेशन कम है या उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी कम है। जहां तक बैकवर्ड क्लासेस के कुछ लोग बात करते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए कि उसमें इकोनॉमिकल बेस पर दिए हुए हैं, वहां पर भी आर्टिकल 340 में बैकवर्ड क्लासेस को डिक्लेयर किया गया है। राष्ट्रपति जी को इसमें ताकत दी हुई है कि पहले वो बैकवर्ड क्लासेस डिक्लेयर करें, लेकिन वो भी इसी बेस के ऊपर है। इकोनॉमिकल बेस, इकोनॉमिक जो ग्राउंड ली है बैकवर्ड क्लासेस में, वो शायद नहीं इस बेस पर ली है कि उसमें जो फॉरवर्ड है बैकवर्ड क्लासेस में उनको ना मिले, उनको क्लियर कहकर निकाला है। इस वजह से यहाँ वो मिक्सअप नहीं हो सकती इकोनॉमिकल। ये जो रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस एंड रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विस। 2 रिक्वायरमेंट है। अगर ये 2 रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस अगर हो भी जाएगा। देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट 1 दिन में कर सकती है, 2 दिन में भी कर सकती है, 2 साल में भी कर सकती है, लेकिन वो जो जब धरातल पर आएगा ये केस सुप्रीम कोर्ट में शायद नहीं टिक पाएगा। जी, इससे पहले गुजरात में भी 2016 में इस तरह की कोशिश की गई थी, वो भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। उससे पहले राजस्थान में भी इस तरह की कोशिश की गई थी, उस पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये टिक नहीं पाएगा, जब सलाहकार ऐसा मानते हैं, तो क्या इसको क्या मान लिया जाए, ये सिर्फ चुनावी एक स्टंट है? देखिए जी, मैंने कहा शायद नहीं टिक पाएगा जी, क्योंकि उनकी अपनी अथॉरिटी है। लेकिन जिस तरह से सरकार कह रही है कि कई संशोधन करने पड़ेंगे और हम संशोधन करेंगे, क्या संशोधन करना संभव है? हाँ, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस एंड ऑर्डर वो हैं, जजमेंट्स हैं कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स को पार्लियामेंट डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अगर बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट के अंडर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है तो वही रुक पाएगी। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को टच करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल की कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती, तो वहां कोर्ट इंटरफियर कर सकती है, करेंगी। जी रामनारायण जी, इस वक्त नितिन अग्रवाल जी, जैसा कि आपने चर्चा शुरू होने से पहले सुना कि सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा कि हमने 1998 में ऐसी कोशिश करने की कोशिश की थी, 14% आरक्षण देने की कोशिश की थी, प्रधानमंत्री को भी लिखा था, बताया था, लेकिन वो मामला भी हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। यानी कांग्रेस पहले से ही इसके लिए वकालत कर चुकी है।
अब कांग्रेस का क्या स्टंट रहेगा इन लोकसभा चुनावों को देखते हुए? क्या कांग्रेस सवर्णों के साथ है, इस फैसले का स्वागत करती है या नहीं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो मोदी की बात कर रहे हैं, जो मोदी लहर थी वो अब कहर बन गई है और जनता के लिए जहर बन गई है। और ये लोग हारने का डर भारतीय जनता पार्टी को साफ झलक रहा है। तो इसीलिए रातों रात ये जैसे नोटबंदी का फैसला लिया था, वैसे ही आज इन्होंने सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लिया है। हम बिल्कुल सहमत है, फैसले का स्वागत है, पर ये इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? आज अमेंडमेंट्स की बात करें, आर्टिकल 15 और 16 की, तो आज ये उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। आज मेजॉरिटी की बात करें तो ये फैसला आज से कुछ टाइम पहले क्यों नहीं लिया गया? जब इतने टाइम से बात चल रही थी कि सवर्णों को आरक्षण दिया जाए, इतने टाइम से विरोध हो रहा था, जनता रोडों पे थी, तब मोदी सरकार कहां गई थी? आज चुनाव से ठीक 3 महीने पहले, 4 महीने पहले सरकार ऐसे फैसले ले रही है, तो ये साफ दर्शाता है कि ये सिर्फ इसका राजनीतिकरण है और ये पूरा मेरे को होता हुआ दिखता नहीं है। कांग्रेस सदैव इसके पक्ष में थी, इसीलिए कांग्रेस ने 14% 1998 में भी मांग उठाई थी, पर हमें केंद्र सरकार, जो तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसका कोई साथ मिला नहीं था। हम स्वागत करते हैं 10 से पहले, हम तो कहेंगे 14% को आप लागू कीजिए, जो 20 साल से अटका हुआ है। और रही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात, तो वो ज्यादा मददगार साबित नहीं हो पाएंगे। अगर हम बात करें SCCC की, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की, तो आज तक ये भी साफ नहीं कर पाई है केंद्र सरकार कि सवर्ण समाज जो है, जो सवर्णों की बहुसंख्या जनसंख्या है, वो कितनी है। तो जब पॉपुलेशन ही नहीं पता है तो आप बातें आगे तक कैसे ले जाएंगे? तो ऐसी कई नितिन अग्रवाल जी, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि सरकार कैसे करेगी या चुनावी स्टंट है, जो भी है। 1998 में जब कांग्रेस ने 14% का प्रस्ताव रखा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी को भी लिखा था, उस वक्त चलिए नहीं हो पाया था। उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार रही है राज्य में, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है, उस वक्त इसको लागू क्यों नहीं किया गया? चलिए, अब ऐसे में बीजेपी जहां सवर्णों की आरक्षण के लिए वकालत कर रही है, तो क्या इस वक्त कांग्रेस इसको उठाएगी? जो कांग्रेस ने 14% की बात कर रही है, क्या कांग्रेस अब अपनी मांग, जो प्रस्ताव है, इसको फिर से आगे बढ़ाएगी? देखिए, आज आपने सुना मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि 14% हम उठा रहे, बिल्कुल फैसले का स्वागत है, फैसले पे कहीं पे भी कोई विरोध नहीं है, बट ये है कि 10% से पहले जो 14% हम 20 साल से प्रयास कर रहे हैं, जो मुद्दा केंद्र सरकार के द्वारा वही सवाल मेरा है, कोर्ट में विचाराधीन है, वही सवाल मेरा है। केंद्र सरकार का सपोर्ट रहा और 10 की जगह 14% बिल्कुल हम उठाएंगे बिल्कुल। यानी आप उठाएंगे इस सरकार में? अब राजस्थान में भी ये जो सवर्णों के लिए अभी केंद्र सरकार पक्ष में है, तो यही मौका भी है सरकार के पास कि आप अपना प्रस्ताव भेजें। ठीक है, बिल्कुल भेजेंगे जी। शिवचंद साहू जी, कांग्रेस तो राज्य में इसको लागू करने के लिए तैयार दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने जो ये फैसला कैबिनेट ने लिया है, इसको चुनावी स्टंट भी बता रही है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव आए हैं उससे पहले सवर्णों की याद आ रही है। 3 राज्यों में आपकी हार हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं सवर्णों की नाराजगी दिखाई दी थी। क्या वो नाराजगी ही एक असल वजह है जो कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है? जी शिवचंद जी। दो लाइनें होती है, एक फोन इन को जोड़ रही है, पूछ रहे हैं, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है शिवचंद जी के पास। जी राजीव जी, राजीव जी आवाज आ रही है आप तक मेरी? राजीव जी भी शायद नहीं है संपर्क में। रामनारायण यादव जी, जो जैसा कि आपने कहा कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट में शायद ना हो पाए, कई प्रस्तावों, कई उसमें प्रावधान करने पड़ेंगे, तो ऐसे में अभी संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो तो खत्म होने वाला है, क्या बजट सत्र में इसको पास करवाया जा सकता है? देखिए जी भानु जी, जो आपको बताया मैंने कि ये सुप्रीम कोर्ट की भी ये अथॉरिटी है जी कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया है वो सही है या नहीं वो हम देखेंगे जी। पार्लियामेंट हमारी सुप्रीम है, अपने दायरे में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको करना चाहिए वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के हिसाब से हो, वो भी सीमाता है। तो जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट कभी भी कर सकते हैं,
ऑर्डिनेंस से भी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस भी लॉ ही होता है, जैसे राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद एक्ट बनता है, वो भी लॉ होता है। तो जहां तक पार्लियामेंट की बात है, वो तो कभी भी कर सकते हैं, इस सेशन में भी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस से भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इसकी स्टेबिलिटी की सवाल होगी, वो जरूर, क्योंकि आज हमारा लोकतंत्र बहुत ही प्रोग्रेस पर है, हर आदमी अवेयर एंड अलर्ट है, वो इस चीज को हर आदमी जानता है कि किस ग्राउंड पर ये रिजर्वेशन दी जा सकती है, किस पर नहीं दी जा सकती। क्योंकि इकोनॉमिकल बेसिस पर अगर वैसे भी देखा जाए, मैं पॉलिटिकल साइड से नहीं आऊंगा, मैं अपने फील्ड में रहूंगा, तो इकोनॉमी के बेसिस पे तो हिंदुस्तान में शायद 90% रिजर्वेशन चाहिएगी। बिल्कुल, इसी वजह से ही हमारे संविधान निर्माताओं ने साफ कहा है कि एजुकेशनली एंड जिनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा उन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगी। अब देखिए, SC ST के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं नहीं कहा कि वो इकोनॉमिकली या वैसे, क्योंकि वो तीनों ही सब कुछ कवर होते हैं। SC ST वो उनका रिप्रेजेंटेशन भी कम, एजुकेशन भी कम थी एंड उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी खराब थी, तो वो SC एंड ST बन गए। BC उनको बना दिया जो वैसे बैकवर्ड थे। ठीक है जी, तो पार्लियामेंट सुप्रीम बना सकती है, लेकिन वो क्या ठीक है क्या गलत, वो सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन डिपार्टमेंट वो पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही आना चाहिए। जी जरूर। जी शिवचंद जी से संपर्क हो गया है। शिवचंद जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, जी हाँ, जी आवाज आ रही है। जी शिवचंद जी, कांग्रेस तो इसको एक चुनावी स्टंट बता रही है और कांग्रेस उधर दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि हमने 14% की जो मांग उठाई थी हम उसको फिर उठाएंगे अब, क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार है और केंद्र भी सवर्णों के लिए आरक्षण की बात कर रही है, तो ऐसे में वो तो उठाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसको सिर्फ चुनावी शगुफा बताया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावों से पहले ही क्यों याद आ गई, और ऐसे में जो 3 राज्यों में हार हुई थी, क्या वो जिसमें सवर्णों की नाराजगी की झलक देखी जा रही थी, क्या उस नाराजगी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार का यह दांव है? देखिए भानु जी, बीजेपी से ना तो कोई सवर्णों की नाराजगी है, ना कोई रिजर्वेशन जिनको पहले से मिल रखा है उनकी नाराजगी है। बीजेपी 3 चुनावों की हार की जो बात करें उसमें भी बड़ा मार्जिन सा अंतर है। MP में तो लगभग बराबर की स्थिति में है, राजस्थान में भी, पूरे राजस्थान में कोई 1.25 लाख वोटों का अंतर टोटल आया। अगर आप ये बात तो वहां भी सारी सरकार में मोदी जी को 33% वोट मिला था। ये अगर आप अंतर की बात सारी बातें कर रहे हैं, केंद्र सरकार में मोदी सरकार को मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेसी प्रवक्ता जी को विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप बीच में इंटरप्ट करके बौखलाए नहीं। अगर आप बिल्कुल बौखलाया, नितिन जी सुन लीजिए, वक्त की वैसे ही कमी है। नितिन जी सुन लीजिए, तभी तो 14% आपने आगे रखा। चलिए शिवचंद जी, आज आप इसको लागू कर रहे हैं। कांग्रेस का तो हमेशा यही रहा है, भारतीय जनता किसी को दिया नहीं, यही बता दीजिए कि आप तुष्टिकरण की राजनीति करी, अभी क्यों लागू किया? आज तक जो है मुसलमानों की तुष्टिकरण की राजनीति में लगे रहे, हिंदू मुसलमान छोड़िए, सवर्णों की तुष्टिकरण की राजनीति में लगे। जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। अब आज आप छोड़िए, कहने की स्थिति में नहीं हो सर, गया हिंदू मुसलमान छोड़िए, पुराना मुद्दा हो गया, छोड़िए। आपके हालात ये आपकी बहकावे में नहीं आने वाली, मेरे साथ बराबर में आपकी बौखलाहट ये दिखा रही है, आने वाली मुसलमान के बहकावे। नितिन जी सुन लीजिए, नितिन जी उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। शिवचंद जी सुन लीजिए, नितिन जी परिवार के लिए अपनी बात रखने दीजिए उन्हें, पूरे लोगों के लिए काम करती है। चलिए शिवचंद जी, एक सवाल और है कि अगर चाह रहा था जी कि जी बताइए, आप बताइए। हाँ बोलिए। अगर सवर्णों को अगर साधने की कोशिश करती है सरकार अगर सवर्णों को साधने की कोशिश करती है, जो पटेल, तो उधर दूसरी तरफ पटेल आंदोलन है, राजस्थान में लंबे समय से आरक्षण की मांग हो रही है, इस सब का क्या होगा? इनको कैसे साधा जाएगा? दूसरी तरफ अगर जब सवर्णों को साधेगी तो जो अन्य लोग आरक्षण मांग रहे हैं, तो यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ ही देगा। देखिए भानु जी, बीजेपी के राजस्थान में शायद आपको ध्यान होगा, हमने 14% आरक्षण का विधेयक पास करके और दिल्ली में भी भेजा था, और हमने जो है इस मुद्दे पर पहले से पत्ते साफ रखे हैं कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में हैं।
ये अब जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है तो हमने सारे क्वांटिफाइड डाटा कलेक्ट कराए, किस तरीके से किस कैटेगरी को कितना आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का पहले से ये निर्देश है कि आप आरक्षण जिस भी वर्ग को देना चाहते हो उसके क्वांटिफाइड डाटा कलेक्ट करिए कि उनको क्यों आवश्यकता है। हमने क्वांटिफाइड डाटा कलेक्ट करके महसूस किया कि 10% आरक्षण हमें इनको देना चाहिए ताकि इन जो सवर्ण हैं उनके भी पिछड़े लोग हैं वो भी मुख्य धारा से जुड़ जाएं और हमारा सबका साथ सबका विकास का नारा जो है पूर्ण हो जाए। कांग्रेस करती कुछ नहीं है, केवल व्यवधान पैदा करती है। एक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश को जोगर जिस तरीके से आप मेरी बात के बीच में प्रवक्ता से पूछूंगा कर रहे हो, क्वांटिफाइड डेटा की बात कर रहे हैं, जरा ये बता दें हम जनता की आवाज को नहीं दबाने देंगे। ये क्वांटिफाइड डेटा की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है इस तरीके से काम चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप क्वांटिफाइड डेटा, चलिए आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ये बताइए, इनसे मेरे सवाल का जवाब ले लीजिए। ये क्वांटिफाइड डेटा की बात कर रहे हैं, इनसे जनसंख्या पूछ लीजिए। राजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, सवाल आपसे कि जो अन्य लोग आरक्षण मांग रहे हैं, चाहे पटेल मूवमेंट हो या राजस्थान के कई मूवमेंट हो, तो इनको कैसे केंद्र सरकार साथ पाएगी? अगर सवर्णों का वो 10% आरक्षण की बात करती है तो जब वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो ये मामला तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक दम तोड़ देगा। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर तो तोड़ेगा ही। मैं तो आपसे कहा ना कि ये कुछ जो सवर्णों को जो आरक्षण देने का जो बात है ना, उसमें दो चीज देखिए, रोजगार तो इनके पास है नहीं, तो ये रोजगार जब उपलब्ध नहीं है तो आरक्षण बेमानी हो जाता है। और दूसरा, इन पिछड़े हुए सवर्णों को आरक्षण देने के नाम पर इन्होंने एक हिंदूवादी कार्ड और खेला है, क्योंकि कल माइनॉरिटीज के अंदर जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो वहाँ पढ़े लिखे नहीं है, आप उनके लिए भी जब आरक्षण की बात आएगी, अब तक तो आप ये कह रहे थे कि ये तुष्टीकरण है, आप मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, आप इनका तुष्टीकरण करते हैं। आपने तो ये पिछड़े हुए सवर्णों के नाम पर ये हिंदुओं के एक तबके का तुष्टीकरण का कार्ड खेला है। एक तरफ राम मंदिर का कार्ड, एक तरफ इस तुष्टीकरण का कार्ड। क्या आपको लगता है कि इससे आप चुनाव जीत पाएंगे? चुनाव तो नहीं जीतेंगे आप, लेकिन ये जो राजनीतिक आपने अवसरवादिता दिखाई है, ये अवसरवादिता आने वाले समय में अनेक किस्म के सामाजिक विभाजन पैदा करेगी। चलिए ठीक है राजीव जी, यह आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव का रिजल्ट बताएगा कि क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। फिलहाल वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मोदी सरकार की कैबिनेट में फैसला लिया गया सवर्णों को आरक्षण 10% देने का, लेकिन सवाल उठता है कि जो सवर्णों को आरक्षण देने की बात की जा रही है, ये अच्छे दिन की शुरुआत है या सिर्फ चुनावी शगुफा? क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो सवर्णों की याद सरकार को आई है, वो कहीं ना कहीं उस नाराजगी पर मरहम लगाने का भी काम कर रही है, जिसके चलते 3 राज्यों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।